हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। ठीक, चलिए, तो आज हमारा जेनेटिक्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका इसके पहले मैंने बनाया था। इसमें मैंने आपको जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, आपको बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कैसे कैसे कौन कौन से टर्म हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कौन से टर्म क्लियर होने चाहिए वो आपको मैंने बता दिए थे। अब एक एक करके कुछ 2-3 टर्म हर एक वीडियो में कवर करना है। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो टाइम थोड़ा लगेगा खत्म करने में। ठीक है, चलो इसके पहले थोड़ा सा पहले पिछला रिवाइज कर लो कि आप लोगों को कितना याद है। आपको हमने बताया था कि एक होता है आपका हेरिडिटी, एक होता है आपका वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है? जब सिमिलर कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो उसको हेरिडिटी बोलते हैं। जब डिसिमिलर कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो उसको वेरिएशन बोलते हैं। ठीक, अब बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम हेरिडिटी और वेरिएशन को एक साथ पढ़ते हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज जेनेटिक्स। मतलब हेरिडिटी प्लस वेरिएशन इज इक्वल टू जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक, बाकी आपको मैंने बताया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? बेटसन है। और ये जो जेनेटिक्स वर्ड है ये आपको बेटसन ने दिया था। ठीक, उसके बाद मैंने आपको कुछ टर्म्स लिखवाए थे, टोटल 25 टर्म अप्रोक्सीमेटली थे, मतलब दो का जोड़ा बनवाया था। तो आपके पास कुछ टर्म्स थे, उन टर्म्स को मैंने कहा था क्लियर कर लीजिएगा, जिसमें से एक टर्म आपका हो गया था क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के बाद मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। एक बार पिछला वीडियो आप देख लीजिए तो ही आइए, तो यही पोर्शन आपका समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका उसमें जीन। जीन क्या होता है? जीन जो टर्म है वो आपका जॉनसन ने दिया था। ठीक है, जीन जो टर्म है वो आपका जॉनसन ने दिया था। क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। जिन लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, लिवर का फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हेपेटिक सेल होती है। ऐसे ही इनहेरिटेंस का, कैरेक्टर ट्रांसफर का, कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का, वो है आपका जीन। क्योंकि जीन क्या होता है मैंने बताया था कि आप मान लीजिए ये आपका एक क्रोमोसोम है। ठीक, ये क्रोमोसोम है, जैसे नीचे देखो मैंने बनाया है कि ये आपका एक क्रोमोसोम है। अब इसको चाहे आप क्रोमोसोम, जैसे कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था कि सर क्रोमोसोम डीएनए से कंपोज होता है या डीएनए इज कंपोज ऑफ क्रोमोसोम क्रोमैटिड। तो बच्चों ऐसा है, सब कुछ एक ही होता है। डीएनए एक होता है, क्रोमोसोम भी वही होता है, क्रोमैटिड भी वही होता है, सब एक होता है, बस नाम उसके अलग अलग कर लिए। तो आप कंफ्यूज मत होइए। आपसे जब कहा जाएगा डीएनए तो डीएनए ही समझो, क्रोमोसोम का मतलब भी वही है, क्रोमैटिड का मतलब भी वही है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम पर आपका एक लीनियरली अरेंज पार्टिकल होता है जिसको हमने नाम दिया था जीन। और ये जो जीन होता है ये किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब माता पिता से बच्चे में जो कैरेक्टर ले जाने का काम होता है कि ये वाला कैरेक्टर जाना है। जैसे कभी कभी होता है ना कि किसी बच्चे को देख के लगता है कि ये अपने पापा की तरह एकदम है, या अपनी मम्मी से इसका शक्ल मिल रहा है, तो वो कैसे होता है? तो ऐसे होता है कि मम्मी से वो कैरेक्टर बच्चे में गया होगा, मतलब कि मम्मी से वो वाला कैरेक्टर गया होगा। कैरेक्टर का मतलब वो वाला जीन गया होगा। ठीक, तो जैसे ये डीएनए है, डीएनए का ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डीएनए का वो पार्ट जो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है उसी को हम जीन बोलते हैं। ठीक, क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए। देखो डीएनए पूरा डीएनए नहीं बोला, पूरा क्रोमोसोम नहीं बोला गया है, स्मॉलेस्ट पार्ट डीएनए का वो छोटा सा पार्ट विच कैन एक्सप्रेस ए कैरेक्टर कॉल्ड जीन। डीएनए का वो छोटा सा पार्ट या क्रोमोसोम का वो छोटा सा पार्ट जो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा हो, जो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम जीन बोलेंगे। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये दोनों चीजें आप लिख लीजिए कि जो जॉनसन ने टर्म दिया था, जीन जो टर्म है वो जॉनसन ने दिया था। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जीन, इनहेरिटेंस की। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन एक्सप्रेस ए कैरेक्टर कॉल्ड जीन। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका एलिल। एलिल क्या होता है? तो एलिल समझने से पहले एक छोटा सा 2 और टर्म है, पहले उसको समझ लो फिर एलिल समझ में आ जाएगा। एक टर्म होता है आपका हैप्लॉइड और एक टर्म होता है आपका डिप्लॉइड। ठीक है, पहले ये दोनों टर्म आप क्लियर रखिए कि हैप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड क्या होता है।
देखो, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम की संख्या जो है वही उसका हैप्लॉइड और डिप्लॉइड डिसाइड करती है। ठीक, जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के पास जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 46। तो जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसका टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो होती है उसकी डिप्लॉइड कंडीशन। जैसे कि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर का जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है। तो डिप्लॉयड कंडीशन या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब आप टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे होते हैं, तो वो होता है डिप्लॉयड कंडीशन। ठीक, हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है, उसी का आप हाफ कर दीजिए। अब जैसे ह्यूमन के अंदर डिप्लॉयड कंडीशन 46 होता है, अगर उसी का हैप्लॉइड पूछेगा तो आप 23 बोलेंगे। ऐसे इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो मटर के पौधे में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 14, मतलब कि मटर के अंदर टोटल क्रोमोसोम 14 होते हैं। तो मटर की वो डिप्लॉयड कंडीशन हो गई, या मटर एक डिप्लॉयड प्लांट है। ऐसे ही अगर इसका हैप्लॉयड बोला जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि उसका हैप्लॉयड कंडीशन 7 होती है। ठीक, तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड याद रखिएगा। डिप्लॉयड का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म और प्लांट, वो उसका डिप्लॉयड कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनी प्लांट और ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड एज हैप्लॉइड। तो उसका जो हाफ नंबर होता है वो हैप्लॉइड होता है और उसका जो टोटल नंबर होता है वो डिप्लॉइड होता है। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको एलिल फिर समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए, अब एलिल क्या होता है। एलिल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे आप ये समझिए कि जैसे मैंने बोला आपसे कि स्किन कलर, तो स्किन कलर बहुत फेयर भी होता है और बहुत काला भी होता है। ठीक है, जैसे मतलब हाइट को अगर ले लो, चलो हाइट को ले लेते हैं, हाइट ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। चलिए, मैंने बोला हाइट ले लीजिए। अब हाइट में अगर बेसिकली देखा जाए तो ऐसे तो आएंगे 3, एक होगा जो काफ़ी टॉल होगा, एक जो डॉर्फ होगा, डॉर्फ का मतलब होता है बावना, जो बहुत छोटा हो जाए, और एक होता है आपका मीडियम। ठीक है, तो हाइट में ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है ना भाई। किसी की हाइट बहुत ज्यादा लंबी है, कोई बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, कोई मीडियम हो गया है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो छोटे रह जाते हैं, कुछ है जो लंबे हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो मीडियम होते हैं। अच्छा, मीडियम और लंबे बहुत कम होते हैं, छोटे छोटे बच्चे ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए जो सपाट, तो 3 कंडीशन बनती है कि टॉल हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं और डॉर्फ हो सकते हैं। अब आप सोचो, हाइट तो आपका एक कैरेक्टर था ना, मतलब कि अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि क्रोमोसोम पर एक पार्टिकल होता है जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम पर, उसको हमने बोला था जीन। इसका मतलब ये जो हाइट एक कैरेक्टर है, ये किसी जीन से कंट्रोल हो रहा होगा, है कि नहीं। हाइट आपका क्या है, एक कैरेक्टर रहा होगा ना, कि क्रोमोसोम पे पाया गया होगा कि हाइट का कैरेक्टर। तो ये जो हाइट है ये आपका एक कैरेक्टर बना। ठीक, अब ये कैरेक्टर बना तो एक कैरेक्टर है, तो ये कहां पाया जाएगा, जीन कहलाएगा। इसको जीन बोलेंगे, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था कि फंक्शनल पार्ट ऑफ अ डीएनए विच एक्सप्रेस ए कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन। तो भाई एक कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है ना, उसी को हमने जीन नाम दिया था। अब आप देखो कि हाइट के 3 फॉर्म है, इसका मतलब ये जीन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि इसमें से जो जीन है, इसमें से कोई एक जीन होगा जो टॉल बना रहा होगा, कोई किसी एक जीन होगा जो डॉर्फ बना दे रहा होगा, और कोई जीन होगा जो मीडियम बना दे रहा होगा। जैसे हमारे बच्चे को देख के आप नहीं बता सकते, बच्चा पैदा हुआ है तो आप तो उसको बता नहीं सकते हैं कि बच्चा हाइट में बहुत लंबा होगा। अभी नया नया बच्चा अगर पैदा हुआ हो तो आप देख के तो बता नहीं सकते हैं कि बच्चा बहुत लंबा होगा या बच्चा बहुत छोटा होगा। अब उसके ब्लड में या उसके सेल में उसके डीएनए में वो जीन होगा कि अगर उसके जीन में हाइट लंबी वाली हुई तो उसकी हाइट लंबी हो जाएगी, अगर उसके जीन में डॉर्फ वाला हुआ तो छोटा हो जाएगा, अगर मीडियम वाला हुआ तो बच्चा नॉर्मल हाइट का होगा। मतलब कि जीन जो है वो 3 अलग अलग फॉर्म में या एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मेरे को ये समझाना था, ये क्लियर करना था कि जो जीन होता है वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जब आपका जीन
क्या बताया, जब आपका जीन एक से ज्यादा फॉर्म में, जैसे अगर ये कंडीशन ले तो इसमें देखो जीन कितना आएगा, 3 कंडीशन के लिए आएगा। जस्ट इमेजिन कि अगर किसी के अंदर मान लो एक्स जीन है तो उसकी हाइट टॉल हो जाएगी, किसी के अंदर वाई जीन है तो उसकी हाइट मीडियम हो जाएगी, अब किसी के अंदर जेड जीन है तो वो आपका डॉर्फ हो जाएगा। तो भाई यही आपका जो, और ये जीन को कंट्रोल करने मान लो ये एच आपका जो जीन था जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये एच जीन 3 अलग अलग फॉर्म में रह रहा है, 3 अलग अलग फॉर्म में वो रह सकता है। तो मान लो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्स वाला जीन गया तो उसकी हाइट लंबी हो जाएगी। जैसे मेरी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट, जहां मैं पढ़ाता हूं स्कूल में या कोचिंग में, तो ऑलमोस्ट बच्चों से मेरी हाइट लंबी है, ठीक। तो इसका मतलब कि मेरे अंदर एक्स वाला जीन हो सकता हो, मेरे अंदर एक्स वाला जीन हो जिससे मेरी हाइट बड़ी है। अब कुछ बच्चे हैं जो छोटे हैं, मेरे से बहुत छोटे हैं, ठीक है, और छोटे क्या बहुत ही छोटे हैं, तो उनके अंदर हो सकता हो जेड वाला जीन हो, वो हो सकता हो डॉर्फ हो, और कुछ होंगे जो उनके अंदर वाई वाला जीन होगा तो वो मीडियम होंगे। तो इन शॉर्ट मेरे को ये बताना था कि जो जीन होता है वो अलग अलग फॉर्म में, अल्टरनेटिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब एक ही जीन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो द अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील, ठीक। यही जो आपका जीन 3 अलग अलग फॉर्म में रहा है, अलग अलग इसका 3 फॉर्म है ना, इसी 3 अलग अलग फॉर्म को ही हम क्या नाम देते हैं, एलील नाम देते हैं, ठीक। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, जीन क्या होता है, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील, ठीक है। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो थोड़ा सा इसमें एक टर्म और आएगा कि अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन से, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगा अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट। अब देखो यहां से थोड़ा सा 10th वालों के लिए यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे 10th में अगर आप हैं तो आपके लिए यही ठीक है कि अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील, आप सीधे लिख सकते हैं। अब अगर यही वीडियो कोई सेकेंड ईयर का बच्चा देख रहा होगा तो उसके लिए आगे वाला पोर्शन कोई नया नहीं है, क्योंकि उनको कुछ चीजें ऑलरेडी 11th में पढ़ा दी गई हैं, ठीक। तो इसके लिए जीन प्रेजेंट एट सेम लोकस, प्रेजेंट एट सेम लोकस और रेडियस ऑफ क्रोमोसोम ना लिख के आप अभी लिखिए होमोलोगस क्रोमोसोम। आई थिंक ये एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, अभी मैं ये भी कर दे रहा हूं। होमोलोगस क्रोमोसोम, हाय मैं थक गया, क्रोमोसोम इज कॉल्ड एलील, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन, जीन के एक से ज्यादा फॉर्म प्रेजेंट एट द सेम लोकस, क्या बोल रहा है, सेम लोकस और रेडियस ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम। चलो अब होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है, देखो जैसे ह्यूमंस के अंदर टोटल नंबर जो क्रोमोसोम होती है वो होती है 46। ध्यान से सुनना, ह्यूमन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाई जाती है 46। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा ह्यूमन के अंदर कितने टाइप की क्रोमोसोम होती है, 2 क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल, कितने क्रोमोसोम ह्यूमन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं 46। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल, कितने तरीके के होते हैं, तो आपके पास सिर्फ 23 तरीके के, 23 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। इन्हीं 23 का फोटोकॉपी, मतलब यही 23 क्रोमोसोम जोड़े में एग्जिस्ट करते हैं, तो जोड़े में करते हैं तो इसीलिए टोटल नंबर 46 हो जाती है। तो ये बात याद रखना कि कितने नंबर में है और कितने तरीके के हैं, ये दोनों बात आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो जैसे कि मान लो कि अगर हम अपनी बात करें, जैसे आप सोचिए कि आप अपने प्रेजेंट आपने सेल निकाला, सेल में से आपको ये क्रोमोसोम निकालेंगे, तो उस समय जो आपके सेल में क्रोमोसोम होगा वो किस फॉर्म में होगा, हैप्लॉइड कि डिप्लॉइड? डिप्लॉइड कंडीशन में होगा, क्योंकि हमारे अंदर अभी हम कौन से कंडीशन में हैं, हम डिप्लॉइड कंडीशन में, हमारे अंदर 46 होगा। 46 का मतलब होगा कि हमारे पास जोड़ा होगा। तो अगर हमारे पास जोड़ा होगा तो जो क्रोमोसोम होगा ये कुछ ऐसे होगा, ठीक। मान लो ऐसे हमने 2 बनाया, एक ये
और एक ये, क्योंकि 23 क्रोमोसोम है तो इसमें से कोई मैंने 2 क्रोमोसोम उठा लिया। अब देखो क्या कह रहा है कि ये जो दोनों क्रोमोसोम है, इन दोनों क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये जैसे छूट गया था तो इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड क्यों बोलते हैं भाई, मैंने बताया था ना कल की वीडियो में, ये एक को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। दोनों एक साथ है, एक साथ होने का मतलब है कि एक ही तरीके से बने होंगे, तो इसीलिए इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। लेकिन अगर एक क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम का है और दूसरा क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम का है, अगर एक क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम का है, मान लो ये वाला क्रोमोसोम ए हो गया और ये वाला क्रोमोसोम बी हो गया, एक क्रोमैटिड आप ए का ले रहे हैं, एक क्रोमैटिड आप बी का ले रहे हैं, तो यहां पे जो होता है इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक, समझ में आ गया होगा कि नॉन सिस्टर। भाई अगर एक का ही दोनों क्रोमैटिड लोगे तो उसको सिस्टर क्रोमैटिड, दो अलग अलग क्रोमोसोम का या दो अलग अलग क्रोमैटिड आप बोलते हैं तो उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक, अब सिस्टर क्रोमैटिड को ही हम होमोलोगस क्रोमोसोम, भाई दोनों एक ही तरीके के होंगे, तो अगर आप दोनों क्रोमोसोम को एक साथ बोलेंगे तो उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, वही नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को आप क्या बोल सकते हैं, हेट्रोलोगस या नॉन होमोलोगस। हेट्रो ना बोलो, किताब वाले इसको नॉन होमोलोगस लिखते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म था, सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस। तो अगर सिस्टर क्रोमैटिड है तो वही आपका होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, सिस्टर क्रोमैटिड वही आपका होमोलोगस होगा, और अगर नॉन सिस्टर है तो वही आपका नॉन होमोलोगस होगा। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगर ये मैं मिटाऊं, ये मिटा देता हूं। अब आप देखो, आपसे बोला है कि अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन प्रेजेंट एट द सेम लोकस और रेडियस ऑफ होमोलोगस। तो भाई होमोलोगस का मतलब हमको इन्हीं दोनों को लेके चलना है, यही दोनों आपके होमोलोगस होंगे। बोला है सेम लोकस, ठीक है, सेम लोकस और रेडियस। अब देखो सेंटर से जो दूरी होती है, सेंटर से जो आउटर की दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ही बोलते हैं। मैथ की भाषा में हम उसको रेडियस बोलते हैं, लेकिन बायो की में भाषा में उसी रेडियस को उसने क्या नाम दे दिया है, लोकस दे दिया है। अब आप अगर इसका सेंटर देखो तो भाई दोनों आर्म को, याद है ना मैंने कल बताया था कि दोनों आर्म को जोड़ने के लिए यहां पर एक प्रोटीन होता है, और प्रोटीन का नाम क्या होता है, काइनेटोकोर। ठीक है, इन दोनों क्रोमैटिड, भाई ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड, तो टोटल हो गए आपके पास 4 क्रोमैटिड। चारों क्रोमैटिड को यहां सेंटर पे जोड़ने के एक प्रोटीन होता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सेंटर वाला पार्ट, ये हो गया आपका सेंटर वाला। अब सेंटर से ये दूरी और सेंटर से ये दूरी, तो भाई सेंटर से जब दूरी होती है तो उसको रेडियस बोलते हो, और बायो की भाषा में उसी रेडियस को यहां क्या नाम दिया गया है, लोकस। तो बोल क्या रहा है कि जो जीन का अल्टरनेटिंग फॉर्म होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम से एकदम सेम लोकस पर होता है। जैसे ये सेंटर पॉइंट है तो यहां जीन एक होगा और ये यहां जीन होगा, मतलब कि ये सेंटर से एकदम सेम दूरी पर, अगर इस क्रोमैटिड के लिए अगर दूरी इतनी है तो दूसरे वाले क्रोमोसोम के लिए भी दूरी उतनी ही रहेगी। ठीक, जैसे ये वाला क्रोमोसोम है, जैसे मान लो ये मैंने माना ए क्रोमोसोम और ये वाला माने बी वाला। अब सेंटर से ए तक की दूरी जस्ट इमेजिन 5 सेंटीमीटर है, तो बी वाले के लिए भी जो जीन का लोकेशन होगा वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो वही बोला है अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन, भाई जीन का अल्टरनेटिंग फॉर्म प्रेजेंट एट सेम लोकस और रेडियस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे ही रहेगा। ठीक, तो अगर 10th वाले जो है वो 10th वाले यहीं तक लिख देंगे तो भी सही है उनका कि अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलिल। अगर मन बहुत कर रहा हो तो डेफिनेशन पूरी कर लेना कि अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन प्रेजेंट एट सेम लोकस और रेडियस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, चलिए इसको तो मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया, बाकी आपको बता दिया कि एलिल जो टर्म है वो बेटसन ने दिया था। अब देखो बेटसन का नाम आ रहा है, जेनेटिक्स टर्म भी बेटसन ने दिया, एलिल टर्म भी, मतलब एलिल टर्म या एलिल बेटसन ने ही दिया था। ठीक है, तो ये चीजें याद कर लीजिए। ठीक, अब देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट इसको समझाने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। एलिल जो होता है वो 2 तरीके के होता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसको एक्सप्लेन समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी
उतना आप अभी समझ में आएगा कि हायर क्लासेस में वो है। तो आप बस जान लीजिए कि एलिल जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है आइसो एलिल और एक होता है सूडो एलिल। बस आप टाइप्स जानिए, आप इनको समझने के पीछे मत भागिए कि आइसो एलिल क्या होता है, सूडो एलिल। ये आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, ये नीट टूट का या हायर क्लासेस में वहां पे पूछने का टर्म है। ये यहाँ आपकी नॉर्मल बोर्ड में और नीट में नहीं आते हैं। बस मैंने क्रिएट कर दिया कि जाने रहो। एलिल जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है आइसो एलिल और एक होता है आपका सूडो एलिल। ठीक, चलिए, तो आपका एलिल हो गया। तो आप अपना जो मैंने कल लिखवाया था आपको कैरेक्टर में कि कैसे कैसे आपको सीक्वेंस पढ़ना है, तो सबसे पहले आपने क्रोमोसोम पढ़ा, क्रोमोसोम क्या होता है आपने वो पढ़ लिया। उसके बाद आपने जीन पढ़ लिया कि जीन क्या होता है। फिर तीसरा आपने एलिल पढ़ लिया, एलिल क्या होता है। अब चौथा आता है आपका कैरेक्टर और ट्रेट। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, कैरेक्टर और ट्रेट। कैरेक्टर और ट्रेट, कुछ बच्चे कैरेक्टर और ट्रेट को एक ही जानते हैं कि जो कैरेक्टर होता है वही ट्रेट होता है। ठीक है, किताब वाले बच्चे, कुछ बच्चे हैं ना बुक पढ़ते हैं तो जो बुक वाले लिखते हैं वही मान लेते हैं वो। अरे बच्चा, अगर बुक वाले ही सब कुछ होते तो हमारे टीचर्स की जरूरत क्या पड़ती। हम बुक तो एक ही लिखती है, हम टीचर्स 3-4 बुक पढ़ते हैं, फिर उसमें से दिखते हैं कि किसका क्या सही है, कैसे क्या एक्सप्लेन करना है। तो टीचर्स इसीलिए होते हैं, उसको एक्सप्लेन कर। किताब वाले तो लिख ही देंगे कैरेक्टर और ट्रेट एक ही होता है, बट अलग होता है। अभी हम बताते हैं कि कैरेक्टर और ट्रेट कैसे डिफर होता है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया है, कैरेक्टर नहीं लिया उन्होंने, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया है। ठीक है, तो अभी समझ में आ जाएगा क्या होता है। चल, कंट्रास्टिंग ट्रेट का कैरेक्टर और ट्रेट का मतलब क्या होता है। कैरेक्टर और ट्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिया था हाइट का। तो हाइट किसी भी एक इंडिविजुअल का क्या होता है। अगर हम बोले हाइट, तो हाइट किसी भी एक इंडिविजुअल का हम क्या बोलेंगे कि वो किसी इंडिविजुअल का एक कैरेक्टर है। लेकिन अब हाइट में पॉसिबिलिटी होगी कि भाई वो टॉल हो रहा है, कि वो मीडियम है, मीडियम हाइट का है, कि वो डॉर्फ है। तो अगर हाइट जो होता है वो किसी एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर होता है। ठीक, हाइट जो है वो किसी एक इंडिविजुअल का, एक ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर हो गया। ठीक, और उस हाइट में पॉसिबिलिटी भाई टॉल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है। ऐसे एक दूसरा अगर एग्जांपल ले, स्किन कलर। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। स्किन कलर, तो किसी एक इंडिविजुअल की जो स्किन कलर होगी, वो स्किन कलर भी एक क्या होगा, स्किन कलर भी आपका एक कैरेक्टर होगा। लेकिन पता है स्किन कलर में भी भाई 2 आ सकते हैं ना। हो सकता हो कि किसी का स्किन फेयर हो और किसी का स्किन डार्क हो। मीडियम वाले भी आते हैं, मीडियम वाले बुरा ना माने, ठीक है, कि मीडियम नहीं लिखा, गोरे और काले वालों को लिख दिया, ऐसा नहीं है। तो हो सकता हो कि डार्क फेयर भी हो, उसमें डार्क नहीं है। तो कलर में देखो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, हाइट में 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ट्रेट क्या होता है, ट्रेट का मतलब होता है कि द पॉसिबल वेरिएंट in any character, possible variant in any character is termed as trait। ट्रेट का मतलब होता है कि किसी भी कैरेक्टर में कितनी पॉसिबिलिटी, कितना पॉसिबल वेरिएंट आप क्रिएट कर सकते हैं, यही उसका क्या कहलाता है, ट्रेट। जैसे अभी लड़कियां जो हैं वो अगर शॉपिंग करने जाती हैं, तो जैसे वो नेल पॉलिश खरीदने जाएंगी, तो उनके कलर बहुत अलग अलग होते हैं। येलो नहीं, रेड नहीं, रेडिश येलो चाहिए या पिंक चाहिए, या वो उनको बहुत कलर की उन्हें नॉलेज बहुत अच्छी होती है कि वो अंदर तक कौन कौन से कलर जो हम लड़के जानते भी नहीं होंगे वो कलर वो जानते होंगे। पॉसिबल वेरिएंट कितना आप उसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे बोलते हैं ना कि एक आदमी आप कितनी कमी निकाल सकते हैं, तो जितनी कमी निकाल आदमी भाई है, कमी कितनी निकाल रहे हो, तो वैसे ही एक कैरेक्टर में कितना
पॉसिबल वेरिएंट आप निकाल सकते हैं वो उसका ट्रेट कहलाता है। तो डार्क टॉल होना, मीडियम होना, डार्क होना, फेयर और डार्क, ये सब आपका ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फेयर और डार्क आपका क्या है? ये आपका ट्रेट है, क्योंकि ये एक पॉसिबल वेरिएंट है। किसका वेरिएंट है? कलर का वेरिएंट है। भाई कलर का वेरिएंट निकालोगे, हाइट का वेरिएंट निकालोगे, तो जो इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है वो आपका कैरेक्टर होता है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिया है, ठीक, उन्होंने 7 कैरेक्टर लिया है और उन 7 कैरेक्टर में उन्होंने ट्रेट लिया है। 7 कैरेक्टर लिया है और उन 7 कैरेक्टर में ट्रेट लिया है। टॉल, डॉर्फ, राउंड, ट्रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, एक्सियल, टर्मिनल, तो ये इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो ये उन्होंने ट्रेट उठाया है। सिर्फ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोला जाता है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, क्योंकि जो कैरेक्टर उन्होंने मेंडल ने उठाया था उसमें एक पॉसिबल वेरिएंट क्रिएट कर सकते हो। तो कैरेक्टर किसी इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी होता है और उस कैरेक्टर में कितना पॉसिबल वेरिएंट क्रिएट कर सकते हो उसी को हम ट्रेट बोलते हैं। ठीक, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए और डाउट मत रखिएगा, इसमें अलग अलग ही होता है। चलिए अब आपका अगला टॉपिक है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। देखो होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है। ठीक है, 1 मिनट रुको, हमारा माइक गिर गया। देखिए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या डिफर होता है, कैसे डिफाइन करोगे होमोजाइगस और हेट्रो। अगर आप देखो होमो से तो आप एकदम वाकिफ हो, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। इतना तो मुझे लगता है क्लियर होगा, होमो और हेट्रो। ठीक है, अब आपको कुछ मैं एक रूल बता रहा हूं, आपको वही रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, रूल क्या है कि जब भी आप क्रोमोसोम को लिखेंगे, ठीक है, एक बात रखो, जब भी आप क्रोमोसोम को लिखेंगे, क्रोमोसोम को हमेशा लिखा जाता है पेयर फॉर्म में। मतलब जब भी आप लिखेंगे क्रोमोसोम आपका जोड़े में ही लिखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम हमेशा जोड़े फॉर्म में ही होता है। भाई हमारे अंदर क्रोमोसोम टोटल नंबर कितना है? 46 है। 46 का मतलब जोड़े में ही है ना, 23 तरीके का होता है और उसका जोड़ा बनता है तो 46। हमारे आपके अंदर 46, इसका मतलब कि क्रोमोसोम अभी किस फॉर्म में है? जोड़े फॉर्म में ही होगा। और कैरेक्टर रिप्रेजेंट कैसे होता है? कैरेक्टर किसी क्रोमोसोम पे ऊपर जीन के फॉर्म में रहता है, तो भाई क्रोमोसोम दोनों क्रोमोसोम के ऊपर होगा, सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर नहीं पाया जाता है। वो मैंने समझाने के लिए आपको आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि ये होता है, जबकि ये दोनों क्रोमोसोम रहते हैं और दोनों क्रोमोसोम पर आपका जीन पाया जाता है। ठीक, तो आप अगर नहीं समझ पा रहे तो बस ये रूल याद रखिएगा कि क्रोमोसोम को जब भी लिखना हमेशा जोड़े में ही लिखना। जैसे अगर आपने सुना होगा कि जो मेल होता है, मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, और जो फीमेल होते हैं, फीमेल के अंदर क्रोमोसोम X और Y होता है। तो देखो क्रोमोसोम को देखो जोड़े में लिखा गया कि नहीं लिखा गया कि XY मेल का क्रोमोसोम होता है, XY ये फीमेल का XX क्रोमोसोम जोड़े में है, मेल का क्रोमोसोम XY जोड़े में है क्रोमोसोम। फिर इसी क्रोमोसोम को आप ब्रेक करते हैं, फिर आगे सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ाया जाएगा या पढ़ा होगा आपने। तो क्रोमोसोम को जब भी लिखा जाता है रिप्रेजेंट हमेशा जोड़े में ही किया जाता है। ठीक, अब ये लेटर के ऊपर होता है कि किताब ने, टीचर्स ने उसको किन लेटर में दिया है। भाई शुरू से ही मेल का जो क्रोमोसोम का जो रिप्रेजेंटेशन है मेल के लिए वो X और Y ही। भाई 26 लेटर है, XY ही क्यों चुना? अब ये सवाल होंगे कुछ बच्चे, सर 26 लेटर है तो XY ही क्यों चुना? और कोई नहीं चुना? ABCD भी चुन सकते थे, तो चुन सकते थे बच्चा, लेकिन अब जो प्रचलन चल चुकी है, जो प्रथा चल चुकी है वही फॉलो करना है। फीमेल के लिए बोला गया कि XX क्रोमोसोम होता है, तो ऐसे ही क्या रिप्रेजेंटेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे क्रोमोसोम को हमेशा जोड़े में लिखते हैं। ठीक, ये चीजें क्लियर रखिए। अब देखो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है। जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा टॉल, ये चल नहीं रहा है तो इसको फेंकते हैं, दूसरा लेते हैं। चलिए, किसी ने आपसे कहा टॉल, तो देखो टॉल जो है, अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम मान लो अगर लिखा हो कैपिटल टी, भाई टॉल पेड़ जो है वो टॉल इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसके अंदर टॉल वाला जीन होगा।
जीन किस पे होता है? क्रोमोसोम पर। और क्रोमोसोम कैसे लिखा जाता है? जोड़े में। हो गया जोड़े में, ठीक। तो अगर ऐसे फॉर्म में है तो देखो दोनों टी क्या है भाई, ये दोनों जो आप लिख रहे हैं, ये जो दोनों है, ये देखो दोनों सेम है ना, तो सेम है मतलब कि इसको बोलते हैं होमोजाइगस। लेकिन अगर इसी में से एक कैपिटल टी हो जाए, एक स्मॉल टी हो जाए, तो देखो एक तो कैपिटल है, दूसरा स्मॉल हो गया, तो ये इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। अभी आप इतना मत सोचिए कि क्या कैसे क्या होता है, अभी बस आप होमो और हेट्रो का मतलब समझिए। जैसे इसी को छोड़ दो, एटॉल को छोड़ दो, नॉर्मली कोई एग्जांपल लियो आप लोग। जैसे मान लो किसी ने कहा ए, तो मतलब ये होमोजाइगस है। किसी ने कहा कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये हेट्रोजाइगस है। अब जैसे मान लो फीमेल के लिए XX, तो ये फीमेल का जो अंदर क्रोमोसोम होता है ये होमोजाइगस क्रोमोसोम होता है, क्योंकि XX होता है। लेकिन मेल के अंदर XY होता है, तो ये डिफर कर जाता है, ये हेट्रोजाइगस होता है। तो अगर सेम है क्रोमोसोम तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं, और अगर ये डिफर कर जाता है तो उसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। तो आपको देख के बताना होगा, अगर दोनों सेम तो होमोजाइगस, दोनों डिफरेंट तो हेट्रोजाइगस, ठीक। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है, ठीक है। और ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो टर्म है ये सैंडयर्स और बेटसन ने दिया था। देखो फिर बेटसन का नाम आया, इसको जो दिया था वो सैंडर्स और बेटसन ने दिया था। ये जो होमोजाइगस टर्म और ये जो हेट्रोजाइगस टर्म है ये आपको बेटसन ने दिया था, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए इसको कि सैंडर्स ने बेटसन और सैंडर और बेटसन ने होमो और हेट्रो टर्म दिया था, ठीक। चलिए अब आता है एक बढ़िया सा टॉपिक नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, और एक है आपका जीनोटाइप। ये क्या होता है? फिनोटाइप और जीनोटाइप। देखो फिनोटाइप का मतलब अगर कोई आपसे पूछता है तो फिनोटाइप का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज, एकदम एक्सटर्नल कैरेक्टर, या आप बोल सकते हैं अपीयरेंस, या आप बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक। और जीनोटाइप इसके नाम में देखो लिखा जीनो, जीनो का मतलब देखो कुछ कुछ जीन से नहीं आ रहा रिलेट कि हाँ जीन का। तो फिनोटाइप जब भी आपसे कोई बोला जाएगा तो फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी, उसका अपीयरेंस आप देख के जो आप जज करेंगे। जैसे कहते हो ना ये प्लांट बहुत छोटा है, ये प्लांट बहुत बड़ा है। जैसे बच्चे को देख के आप बच्चों को बोलते हैं ए तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत बड़े हो, तो वो छोटा है, वो बड़ा है, वो मीडियम हाइट का है, तो ये देख के अपीयर करते हो। भाई तुम बहुत काले हो, तुम बहुत गोरे हो, तुम फेयर स्किन के हो, नॉर्मल स्किन के हो। तो ये जो आप चीजें अपने आंख से देख के एक एक्सटर्नल अपीयरेंस से जो आप चीजें बताते हैं या जो डिफाइन करते हैं उनको बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक। जीनोटाइप क्या होता है? उसके जीन का, उसमें जीन उसका क्या है, उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन, उसका डीएनए का अरेंजमेंट क्या है, जब अंदर जीन का कॉम्बिनेशन होता है, बात की जाती है, तो उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे मेरी हाइट लंबी है तो किसी की हाइट छोटी है, तो मेरी हाइट लंबी है उसकी हाइट छोटी है, आपने देख के बता दिया, तो ये हो गया आपका फिनोटाइप। अब मेरी हाइट लंबी है तो मेरे अंदर जो जीन होगा कि मेरी हाइट लंबी हो जाए, तो लंबी वाली जीन होगी मेरे अंदर। हो सकता हो जो जीन मेरे अंदर हो वो लंबा वाला हो, तो इसीलिए मेरी हाइट लंबी हो गई। सामने वाले के पास छोटा वाला जीन होगा कि वो जो जीन है वो उसकी हाइट को छोटा रखेगा, तो हो सकता हो वो छोटा रह जाए। तो जब आप जेनेटिक कॉम्बिनेशन उसका जीन चेक करने लगते हैं तो वो आपका जीनोटाइप होता है, ठीक। और जब आप उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं तो वो फिनोटाइप होता है, ठीक। अब इसमें एक एक्स्ट्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अगर आपके पास दो ऑर्गेनिज्म है, ध्यान सुनना, अगर इसको आप जरा एक बार वीडियो रोक के आप खुद देखिए, आपको ये आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप खुद देखिए। अगर आपके पास दो ऑर्गेनिज्म है और इन दोनों ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप सेम है, अगर दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप सेम है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या उनका फिनोटाइप सेम होगा? अगर दो ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप सेम है तो क्या उनका फिनोटाइप सेम होगा? रोक के सोचो एक बार,
सेम होगा या नहीं होगा? होगा। अगर किसी दो ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप सेम है तो 100% उनका फिनोटाइप क्या होगा? सेम होगा। भाई अगर आपका दो इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉम्बिनेशन ही सेम है तो उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस तो एक जैसा होगा ही होगा। भाई आप सोचो, अगर दो बच्चों का अगर डीएनए एकदम एग्जैक्ट सेम हो जाए तो उनका चेहरा तो सेम हो ही जाएगा। मतलब अगर उनके जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम हो गए, जो चीजें हैं सब वही हो गई, एकदम सेम हो गया, तो जो अगर जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम है तो उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर ही तो आपका एक्सटर्नल कैरेक्टर अपीयरेंस है, और अगर जीन ही सेम हो जाएगा तो कैरेक्टर तो सेम हो ही जाएगा। तो ये याद रखना कि अगर दो ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप सेम है तो उनका फिनोटाइप भी सेम होगा। लेकिन इसी का रिवर्स करो, अगर दो ऑर्गेनिज्म का सेम फिनोटाइप है तो उनका जीनोटाइप सेम नहीं होगा। ये बात याद रखना, ठीक भाई। आप एक्सटर्नल कैरेक्टर देख रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर हो सकता हो सेम हो, लेकिन जरूरी नहीं हो कि उनके अंदर का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो भी सेम होगा। आप देख के नहीं बता सकते कि इनका और इनका जीन एकदम सेम होगा। भाई मेरी हाइट और मेरी जैसे किसी और एक बच्चा हो या कोई और टीचर हो, उसकी हाइट अगर सेम हो तो दोनों की हाइट सेम है, तो आप अगर हम दोनों को अगर सामने से देखेंगे तो कहेंगे सर दोनों लोग की हाइट आप सेम है, मतलब दोनों का फिनोटाइप सेम है, तो क्या हमारा और उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी सेम होगा? जीनोटाइप भी क्या हमारा सेम होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। भाई अगर दो लोग बहुत गोरे गोरे हैं तो दो लोग का गोरे गोरे मतलब उनका फिनोटाइप तो सेम हो गया, तो क्या उनका जीनोटाइप, उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी सेम होगा? नहीं होगा। तो ये बात याद रखना कि अगर दो ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप सेम है, टू ऑर्गेनिज्म हैव सेम फिनोटाइप डज नॉट हैव सेम जीनोटाइप। फिनोटाइप सेम अगर है तो जीनोटाइप सेम नहीं होगा। अगर जीनोटाइप सेम है तो फिनोटाइप तो सेम होगा ही, क्योंकि जीनोटाइप आपका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जेनेटिक सेम है तो एक्सटर्नल तो सेम रहेगा ही, क्योंकि जेनेटिक वाला ही तो कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है। ठीक, तो आई होप ये दोनों पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दो और है, दो है यहां बता देते हैं आपको, एक डोमिनेंट एक है रिसेसिव। इन दोनों को बताने के बाद फिर बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये दो आप देख लीजिए, एक है आपके पास डोमिनेंट। अच्छा, अगर जितना आज पढ़ाए हैं, अगर उनमें से किसी भी टॉपिक में कि कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये वाला टॉपिक नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। तो अगली वीडियो में स्टार्टिंग में उसको हम फिर से समझा देंगे। जो क्वेश्चन होगा वो आप लिख दीजिएगा, अगली वीडियो में उसको समझा देंगे। ठीक, चलो अब है आपका एक डोमिनेंट एक है रिसेसिव। ये क्या होता है डोमिनेंट? अच्छा, डोमिनेंट नाम से नहीं लग रहा है, डोमिनेंट मतलब डोमिनेट कर रहा है। हाइट का एग्जाम्पल ले, अभी जो लोग वीडियो देख रहे होंगे जिनकी हाइट छोटी होगी वो कहेंगे कि सर ये छोटी हाइट वालों के पीछे बहुत पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत अच्छा समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू हाइट के लिए, तो इसीलिए हाइट को ही लेके समझा रहे हैं। चलिए देखिए, डोमिनेंट क्या होता है। जैसे मान लो आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों में से टॉपर कोई एक ही दो होगा। अब खुद को मत समझिए टॉपर, ठीक है। तो 60 बच्चे हैं और उन 60 में टॉपर कोई एक होगा, बाकी तो सब मिडिल होते हैं, कोई फर्स्ट एक ही आएगा, बाकी तो सब सेकंड थर्ड आएंगे। अब आप सोचो 60 बच्चों में अगर वो फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब बाकी 59 बच्चों के ऊपर वो डोमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई जब जब क्लास में कोई टीचर आएगा और कहेगा कि टॉपर कौन है इस क्लास का, तो नाम एक ही बच्चे का निकलेगा, मतलब वो एक टॉपर उन 59 बच्चों के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। जब तक वो है तब तक तो हम रहेंगे ही रहेंगे, वो डोमिनेट कर रहा है। जैसे वो नहीं है, टॉपर कौन है, सर नहीं आया है, तब अच्छा चलो उसके बाद कौन आता है, तब उसके बाद पूछा जाता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, तो जब तक प्रिंसिपल है स्कूल में उसका ही दबदबा चलता है,
उसके बाद वाइस प्रिंसिपल का नाम आता है। ठीक है, तो कौन डोमिनेट कर रहा है पॉपुलेशन में, पब्लिक में जो डोमिनेट कर रहा है, जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जा रहा है, वो दिखा दे रहा है कि हाँ हम मौजूद हैं, अपनी प्रेजेंस को वो कंफर्म कर दे रहा है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेड। ठीक, तो डोमिनेंट ट्रेड जो होता है वो अपना कैरेक्टर, डोमिनेंट वाले अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे चाहे जैसे करेंगे, उनका निश्चित है। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। अगर भैया टॉपर लग गया है कि टॉपर है तो टॉपर रहेगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल हाइट वाला देखो। जैसे मान लो मेरी हाइट लंबी है, अब अगर एक कोई छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, कोई छोटी हो अगर वो खड़ी है और हम खड़े हैं, हम उसके आगे खड़े हो जाएं, वो जहां जहां जा रही है हम उसके आगे या जहां जहां वो जा रहा है उसके आगे हम खड़े हो जाएं, तो जब उसके आगे हम खड़े होंगे तो हर बार उससे हम डोमिनेट कर जाएंगे, क्योंकि जब तक हम हैं उसको कोई देख ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि हम आगे हैं, हम डोमिनेट कर जाएंगे उसके ऊपर, तो हम अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे चाहे जैसे। तो डोमिनेंट वाले जो होते हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे चाहे जैसे। अभी डेफिनेशन रटो कि अगर आपसे किसी ने कहा कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा चाहे जैसे, किसी भी कंडीशन, किसी भी अवस्था में वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। लेकिन अगर रेसेसिव आता है तो रेसेसिव अपना कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस करेगा जब उसी के जैसा कोई होगा। जैसे जब टॉपर रहता है तो देखो, जब टॉपर लोग आपस में बात करते हैं, जब टॉपर रहते हैं तो जो थोड़े वीक बच्चे होते हैं वो वहां नहीं जाते हैं, सोचते हैं कि वो टॉपर है, वो बात कर रहा है, हम तो अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन आजकल उल्टा है, आजकल टॉपर शांत रहते हैं, बाकी वाले आगे रहते हैं। ठीक है, तो रेसेसिव वाला अपना कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस करेगा जब उसी के, अब सोचो उस छोटे बच्चे या बच्ची के साथ हम थे, अब अगर हम हट जाएं और उसी की जैसा कोई और आ जाए तो वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर लेगी, कि तब दिख जाएगा कि हाँ भैया हम भी खड़े हैं, दोनों लोग दिखने लगेंगे तो जान जाएंगे कि हाँ दो लोग खड़े हैं, तो वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर लेगा। ठीक, तो रेसेसिव जो होता है ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, लेकिन हर वक्त करेगा ये जरूरी नहीं है, हर वक्त नहीं कर सकता। हर वक्त का मतलब, अगर रेसेसिव वाले के साथ अगर डोमिनेंट वाला, जैसे वो छोटा बच्चा या बच्ची रेसेसिव थी, हम उसके आगे डोमिनेंट थे, तो जब तक हम हैं वो अपना कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस कर पाएगी। जैसे ही हम हटे और उसने अपने एक जैसा एक और लाया, तुरंत वो रेसेसिव। तो रेसेसिव वाले सेम जब होता है, सेम कैरेक्टर जब होता है, तभी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक, तो रेसेसिव क्या होता है? रेसेसिव वो कैरेक्टर होता है जो अपने आप को हर कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जब उन्हीं के जैसा कोई और होगा तभी वो एक्सप्रेस करेंगे। डोमिनेंट किसी भी कंडीशन में अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, चाहे वो रेसेसिव हो या डोमिनेंट हो, किसी के साथ वो तो करना ही करना है उनको। टॉपर हमेशा टॉपर ही रहेगा, लंबी हाइट वाले हमेशा छोटी हाइट वाले को दबा देंगे। ठीक, और रेसेसिव बेचारे इंतजार करते हैं कब ये हटे डोमिनेंट वाला, तब हम भी आए, टॉपर कब हटे तब मेरा भी नाम लिया जाए। तो रेसेसिव वाले कैरेक्टर अपना हर कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वही कंडीशन होती है जब उन्हीं के जैसा कोई और रहेगा तभी वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं जितना आपको पढ़ाया समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लिख देना कि ये टॉपिक नहीं आया, समझ में आया नहीं, फिर समझा दीजिए। वैसे मैंने जहां तक कोशिश किया है हर टॉपिक को डिटेल करने की कोशिश की है। 10th वाले जो बच्चे अगर इसको देख रहे हो तो थोड़ी सी आप चीजें रटने आदत, क्योंकि जितना समझा सकता था मैं समझा लिया। अब इसमें कुछ चीजें थोड़ी हाई लेवल की है तो थोड़ा आपको नहीं पल्ले पड़ा होगा, तो कुछ चीजें इसमें से आप थोड़ा सा गेन करने की कोशिश करिए कि हाँ इसको ऐसे होता है तो अभी मान लो, क्योंकि हम अभी उतना एक्सप्लेन कर नहीं सकते, क्योंकि अब सेकेंड ईयर वाले उनको कुछ चीजें आ रही होंगी समझ में। तो अगर 10th वाले देख रहे हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ा सा भी गेनिंग करने की कोशिश करो, हर चीजें समझने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा रटने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी जितना आपको हमने समझाया उम्मीद करते हैं सब आपको समझ में आ गया होगा। बोर्ड आ रहे हैं, 10th और 12th दोनों का बोर्ड आ रहा है। ठीक है, 15 फरवरी से सीबीएसई ने बोला है कि 15 फरवरी से आपका स्टार्ट होगा। तो आप अपनी डेडलाइन जो है 15 फरवरी मत रखिए, आप अपनी डेडलाइन जनवरी रखिए
कि 30 जनवरी हमारा अंतिम है, 30 जनवरी तक हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होके विथ रिवीजन समाप्त हो जाना चाहिए। कि ये मत रखो कि 15 फरवरी है तो अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा मत सोचो। आप डेडलाइन अपना 30 जनवरी रखिए कि 30 जनवरी तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होके विथ रिवीजन हमारा हो जाना चाहिए कि हाँ हम कॉन्फिडेंस से लगा लिया है। ठीक है। और दूसरी बात, जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ रहे होंगे, तो ऐसा मत करना कि एक बुक लगा रहे हो फिर किसी दूसरी बुक देखी तो दूसरी बुक लगा ली, वो भी खरीद लिया या वो भी देख लिया। 10th वाले में भी यही गलती करते हैं। कोई आर डी शर्मा लगा रहा है, कोई आर एस अग्रवाल लगा रहा है, कोई एडवाइजर लगा रहा है तो वो लगा रहा है तो वो हम भी लगा लें, वो लगवा रहा है तो वो भी हम खरीद लें। ऐसा नहीं करना है। आपको 10 किताब नहीं पढ़नी है, आपको एक किताब को 10 बार पढ़ना है। एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताब को एक बार मत पढ़ो, क्योंकि एक किताब को 10 बार पढ़ोगे वो आप कम से कम आर डी शर्मा लगा रहे हो तो आर डी शर्मा और एनसीईआरटी ही लगाओ। अगर आप फिजिक्स के लिए एसएल अरोरा लगा रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए आप एडवाइजर या कोई भी बुक आप प्रदीप की कोई भी बुक आप लगा रहे हैं तो सिर्फ उसी को, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ उसी को करो, उसके बाहर का मत जाओ। तो यही है कि अब बोर्ड आ रहा है, तैयारी पे थोड़ा फोकस करिए और थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम करिए और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो बताना, अगली वीडियो में जो भी डाउट होगा बता देंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं कुछ थर्ड वीडियो में ज़्यादा है नहीं, अब धीरे धीरे अगर ऐसे करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।